नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए, सबसे पहले तो शनि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में या आपके लग्न से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि अर्धाष्टम शनि के नाम से जाने जाते हैं। शनि की ढैया आपको चल रही थी, जिसके चलते मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी, माता के स्वास्थ्य में कष्ट, सुख की कमी आप देख रहे होंगे। 29 मार्च के बाद में शनि चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब पंचम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो इसको शनि की पनौती के नाम से जाना जाता है, जो कि जीवन काल में ढैया के समान ही कष्ट देने वाली मानी जाती है। बट वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्थिति थोड़ी सी भिन्न होती हुई दिखाई दे रही है। पराक्रम भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में संचरण करेंगे, जो कि अपने ही घर से तीसरे 11वें का संबंध बनाने वाले हैं, जो कि आपको आपके पुरुषार्थ का, आपके कॉन्टेक्ट्स का,
आपको लाभ दिलाएंगे। कहीं ना कहीं तीसरे के स्वामी जब पंचम भाव में जाएंगे तो आप अपने पराक्रम को अपनी बुद्धि से जोड़ देंगे, यानी कि आप स्मार्ट वर्क करने वाले होने वाले हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए दिखाई देता है। चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में जाएंगे, अपने से एक घर आगे जाने वाले हैं, यानी कि चतुर्थ भाव की वृद्धि होगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको लाभ मिलने वाला है। भूमि भवन और वाहन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी थी तो उसमें कमी आएगी। भूमि भवन और वाहन के सुखों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अब पंचम भाव में जब शनि आ जाएंगे तो पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि त्रिकोण के भाव में जब पापक ग्रह आते हैं तो उस भाव को जरूर कमजोर कर देते हैं, बट स्वयं वो शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। तो जब पंचम भाव में शनि आएंगे तो पंचम भाव से संबंधित कुछ हद तक परेशानियां आपको देखने में मिल जाएंगी, जैसे कि संतान को लेकर के कष्ट हो सकता है, संतान प्राप्ति में परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं, संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न हो सकती है, संतान के चाल चलन को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं, संतान के व्यवहार को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, लव लाइफ में किसी तरह का डिले, लव लाइफ में कुछ हद तक उदासीनता आप महसूस कर सकते हैं। ये कुछ परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। मेहनत आप करेंगे, एफर्ट्स आप करेंगे, बट उनका जो रिजल्ट आएगा वो धीमी गति से आएगा। पंचम भावस्थ शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो आपके विवाह में विलंब उत्पन्न होगा, विवाह होने में परेशानियां आएंगी, दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। वैसे शनि की दृष्टि जो होगी 7th हाउस पर वो मित्र दृष्टि होगी, तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं होने वाली है, बट हाँ जीवन साथी के साथ में जो बहुत अच्छा समय बीत सकता था उसमें कमी आएगी। हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से जीवन साथी के साथ में आप समय ज्यादा ना बिता पाएं, ये परेशानी होगी। लेकिन शनि की दृष्टि 7th हाउस पर होगी जो कि मित्र की दृष्टि है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। स्पेशली जो लोग शनि से संबंधित व्यापार करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम है, गाड़ियों से जुड़ा हुआ काम है, ऑयल से संबंधित काम है, चमड़े इत्यादि का काम है, कोयले का काम है, उनके व्यापार में अच्छी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आपका काम पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में आपका नुकसान होता हुआ, पार्टनर के साथ में आपके संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, लाभ के मार्ग बनेंगे, लाभ बढ़ने ही वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाभ में कमी आ जाएगी, बट बहुत धीमी गति से होगा। ये आपका लीनियरली इनकम बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी इनकम बढ़ जाए। शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर होने से बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध जरूर खराब हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में आपको संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे तो शनि 5th हाउस में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु की राशि में शनि का प्रभाव अच्छा माना जाता है, ये स्थान की वृद्धि कर देते हैं। वैसे भी शनि जहां बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, तो पंचम भाव आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धि की वृद्धि करने वाले हैं, और आप अपने ज्ञान के थ्रू ही आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ ही आने वाले समय में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके एक्सपीरियंसेस का लाभ आपको आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, कुटुंबीजनों के साथ में संबंध खराब होने वाले हैं, इस पर कहीं कोई डाउट नहीं है। कुटुंबीजनों के साथ में संबंध खराब होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद बढ़ सकता है, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने वाली है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी तो धन संचयन में आपको परेशानी जरूर आएगी, लेकिन आप स्थिर धन को संचित कर सकते हैं। संपत्ति के रूप में यदि धन को संचित करना चाह रहे थे तो वो संचित कर सकते हैं। वाणी में कड़वाहट हो सकती है, तो वाणी की कड़वाहट से आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए, और मधुर बोलने का प्रयास यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। शनि के गोचर से संबंधित जो परेशानियां हो रही हैं उसके लिए मैं उपाय आपको आने वाले समय में भी बता दूंगा। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अभी गुरु सप्तम भाव में संचरण कर रहे थे, और ये आपके लिए अच्छा था, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पर आपके व्यक्तित्व को भव्य बना रही थी, और कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठता, आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा था, आपके पराक्रम का भी श्रेष्ठ मूल्यांकन आपको देखने में मिल रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 8th हाउस में जब जाएंगे तो पंचमेश और धनेश होकर के अष्टम भाव में जाने वाले हैं। कुछ मामलों में अच्छा है, जैसे कि धन भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ करके धन भाव को देखेंगे तो धन की वृद्धि होगी, धन के संचित होने की स्थिति बन जाएगी, पैतृक संपत्ति के विवाद में विजय होने के योग बन जाएंगे, अकस्मात रूप से धन प्रदायक आपके लिए समय माना जाएगा। यदि नया नया आपका विवाह हुआ था तो ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी की वजह से धन की प्राप्ति होती है दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से धन का लाभ, अकस्मात रूप से धन का लाभ देखने में मिल रहा है। पंचम के स्वामी जब अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो आपके, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट इत्यादि करते थे तो शेयर मार्केट से भी आपको अच्छा लाभ देखने में मिल जाएगा। तो ये चीज अच्छी है, लेकिन संतान को लेकर के चिंता होगी, क्योंकि गुरु संतान के स्वामी और संतान के कारक होकर के अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो संतान को लेकर के कष्ट हो सकता है, संतान को लेकर के चिंता हो सकती है। वो लोग जो IVF की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे थे वो 14 मई तक ही प्रयास करें। 14 मई के बाद में IVF इत्यादि के लिए आगे बढ़ने की स्थिति आपके लिए नहीं बनती है।
विवाह के लिए यदि प्रयासरत थे तो 14 मई तक ही विवाह के योग है। 14 मई के बाद में विवाह के योग आपके लिए नहीं रहेंगे आने वाले 1 वर्ष तक, तो 14 मई तक ही आपको आपके विवाह के लिए प्रयास कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे, तब आपके लिए 2 महीने के लिए विवाह की स्थिति बनेगी, लेकिन मई मंथ से लेकर के अक्टूबर मंथ तक विवाह की स्थिति नहीं बनती है। तो आपको विवाह और संतान के लिए 14 मई के पहले ही प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में IVF इत्यादि के विषय में भी ना अगर आप सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। अष्टम भावस्थ जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता व्यक्ति को बना देते हैं। रिसर्च में आपका मन लगेगा, नई चीजों को सीखने में आपका मन लग सकता है, धार्मिक वृत्ति साधना की तरफ आपका मन थोड़ा सा खिंच सकता है, पूजा पाठ से आपका मन जुड़ने वाला है, पूजा पाठ साधना धर्म कर्म में आपका मन लगने वाला है। अंधविश्वासी होने से बस आपको बचने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर होगी, जिससे आपके जो व्यय होंगे वो सही दिशा में होंगे। गलत व्यय से अब आप बचने वाले हैं। जो आपके गलत व्यय, फिजूल के व्यय हो रहे थे, उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश के योग नहीं बन रहे थे, तो गुरु के राशि परिवर्तन करते ही विदेश की स्थिति आपके लिए बन जाएगी। धार्मिक यात्रा पर देश के बाहर जाना यदि चाह रहे थे तो उसके लिए भी योग आपके बनते हैं। आने वाले 1 वर्ष में आपकी काफी धार्मिक यात्राएं होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते जो फायदे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। गुरु की दृष्टि जब 4th हाउस पर होगी तो यदि आपने कोई प्लॉट लेकर के रखा था, उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फ्लोर का यदि आपका घर था, ग्राउंड फ्लोर का यदि आपका घर था, उसके ऊपर एक और मंजिल यदि बनाना चाह रहे थे तो वो बनती हुई दिखाई दे रही है 14 मई के बाद में। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है 14 मई के बाद में। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, और जो बेचैनी, जो मेंटल पीस की आप कमी महसूस कर रहे थे, वो 14 मई के बाद में आपको कुछ हद तक पीस और सुकून देखने में मिलेगा। आपके सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है 14 मई के बाद में। तो कुछ मामलों में गुरु का गोचर आपके लिए फेवरेबल ही दिखाई दे रहा है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु आपके लिए 4th हाउस में जाएंगे और केतु आपके लिए 10th हाउस में जाएंगे। ये कुछ हद तक परेशानी देते हैं। फिजूल का सोचना, व्यर्थ की मानसिक अशांति आपको महसूस होगी राहु के 4th हाउस में होने के चलते। हालांकि गुरु की दृष्टि उस परेशानी को कम जरूर करेगी, लेकिन फिर भी राहु 4th भाव में जाएंगे तो आपको हो सकता है रात में नींद आने में परेशानी हो, मदर की हेल्थ में कुछ हद तक परेशानी हो, या मदर के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ भ्रामक रोग की स्थिति उत्पन्न हो कि डॉक्टर्स कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट मदर की हेल्थ में वो परेशानी महसूस कर रही हैं। गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर पड़ के इस परेशानी को कम जरूर कर रही है, बट कहीं ना कहीं मदर की हेल्थ को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। कुछ हद तक घर के माहौल में कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है, या हो सकता है आप कंस्ट्रक्शन के काम में जाएं तो उसमें इतनी व्यस्तता होगी, घर पे रहने का आपको समय थोड़ा सा कम मिले। 4th भाव में राहु चित्त की अशांति और थोड़ी बेचैनी देते हैं। गुरु की दृष्टि कंट्रोल करेगी तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं उसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा। मित्रों को लेकर के कष्ट हो सकता है, मित्रों से धोखा मिलने की स्थिति बनती है, तो मित्रता को सीमित रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि 12th हाउस पर भी है और गुरु यहां से व्यर्थ के व्यय को बचा रहे हैं। तो यदि आपने मित्रता में आकर के गलत व्यय कर दिया तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी और संचित धन का नुकसान भी हो सकता है। तो मित्रों से आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है 18 मई 2025 के बाद में। केतु 10th हाउस में होंगे तो वर्क प्लेस से थोड़ा सा आपको डिटैच कर सकते हैं, हो सकता है काम में आपका मन थोड़ा कम लगे, लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि धन भाव पर है और शनि का संबंध भी धन भाव से बन रहा है तो धन की स्थिति बनेगी। केतु डिटैचमेंट आपको जरूर करियर से देंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। पिता के साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलने वाला है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अष्टम भावस्थ गुरु पर राहु की दृष्टि का पड़ना पेट से संबंधित, लिवर इत्यादि से संबंधित परेशानियों को लेकर के आ सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार की रात में खड़ी मूंगों को भिगा दीजिएगा और बुधवार की सुबह पक्षियों को यदि आप खाने को देते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना आपके लिए इस वर्ष में काफी मैं बेनिफिशियल देखता हूं। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने से भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ यदि आप कर सकें तो शनिवार के दिन मंथ में एक शनिवार को आपको छाया दान करना चाहिए। छाया दान करना भी आपके लिए अच्छा होगा। और स्ट्रीट डॉग्स को यदि आप कुछ खाने को देते हैं इस पूरे वर्ष में तो वो उपाय करना भी आपके लिए मैं काफी बेनिफिशियल देखता हूं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।